आज हम बात करेंगे किसकी? इल्तुतमिश की। किसकी बात करेंगे? इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश का जो समय काल है, क्योंकि जो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका समय काल हमने देखा था 1206 से 1210। तो इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी था जिसका नाम था आराम शाह, क्या नाम था? और जिसकी हत्या कर दी थी इसी के ही दामाद, क्या नाम है उसका? और अगला शासक बन के बैठेगा दिल्ली की सल्तनत पे इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश अभी अभी आया है, इल्तुतमिश। और इसका जो समय काल आपका रहेगा, क्योंकि 1210 पे वो हट चुका है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका समय काल कहां से आरंभ होगा? 1211 से और 36 तक। 1211 से 36, ठीक। इसको कई सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया है इल्तुतमिश को, जैसे अमीर उल उमरा, क्या? और सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है? ठीक है ना। तो ये तो हमने देख लिया। और ये इल्बरी जनजाति का तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। कौन सी जनजाति का तुर्क था? इल्बरी जनजाति का तुर्क था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से युक्त सिक्के चलवाए। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, शमसी वंश का था। किस वंश का था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी वो कहां बनाई थी? लाहौर। तो दिल्ली को सबसे पहला जो मुस्लिम है, सुल्तान है, जिसने अपनी राजधानी बनाई, उसका नाम क्या है? तो दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन है? ऐबक के समय राजधानी कहां थी? लाहौर थी, ठीक है ना। ठीक। अब इसकी कई सारी समस्याएं भी थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन फैक्ट हो सकते हैं इल्तुतमिश के बारे में, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किया है देखें। तो सबसे पहले देखो, अभी गुलाम वंश यहां पे आया था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब दूसरा काम इल्तुतमिश क्या करेगा? इस साम्राज्य को बढ़ाने का। क्या काम करेगा? इस साम्राज्य के विस्तार के लिए इल्तुतमिश ने एक सेना, एक 40 गुलाम सरदारों का गुट, क्या? गुलाम सरदारों का गुट, जिसको कहा जाता था तुर्कान ए चेहलगानी, क्या कहा जाता था? का गठन किया। किसने किया? इल्तुतमिश। क्यों किया? क्योंकि वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से देख रहा था, वो दिल्ली सल्तनत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। इसने उसने 40 तुर्क सरदारों का गठन किया, जिसको क्या बोला गया? तुर्कान ए चेहलगानी। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि तुर्कान ए चेहलगानी की स्थापना किसने की है, तो ठीक है ना। दूसरी खास बात, इक्ता व्यवस्था। क्या? भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि, जिसका अर्थ है भूमि, ठीक है। तो किसने शुरुआत की? एक शब्द और आता है मुक्ता। क्या आता है? जैसे इक्ता मैंने बताया, ठीक है ना। इक्ता के अधिकारी को, किसके अधिकारी को? इक्तादार कहते थे। क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे, ठीक है ना। इल्तुतमिश के शासन काल में, जो कि 1211 से 1236 ईस्वी है,
मुल्तान से लखनौती के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े तथा छोटे भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। मुल्तान से लखनौती तक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गई थी, जिसे क्या कहा जाता था? इक्ता। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है भूमि। तो कई सारी विभाजन हो गया था शुरू। मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत इक्ता आती थी। क्या आती थी? मुक्ता कौन था? एक प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है ना? तो एक तो खास बात ये। और सैनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शाही सेना के गठन हेतु विचार प्रस्तुत किया। किसने? क्योंकि उसे साम्राज्य को बढ़ाना है, क्योंकि उसे साम्राज्य। सेना का मुख्य अंग घुड़सवार व पैदल सैनिक थे। कौन थे? ठीक है। सुल्तान सेना का मुख्य पति होता था। ठीक है ना? क्योंकि सुल्तान ही सबसे बड़ा है, तो सेना भी किसके अंडर में होगी? सुल्तान के अंडर। अगर न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो अमीर दाद और काजी, क्या? काजी की नियुक्ति होती थी न्याय व्यवस्था के लिए। किसके लिए? मुद्रा व्यवस्था की अगर बात करें, किसकी? मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। पहला तुर्क सरदार जिसने शुद्ध अरबी के, कौन था वो? इल्तुतमिश। ठीक है ना? और इसने विदेशों के प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी किसको है? इल्तुतमिश को प्राप्त है। ठीक है ना? इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, क्या? चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा अपने लिए शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश शब्द अंकित करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना? इन सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। शिव का और चौहान किसके सिक्कों में? इल्तुतमिश के। ध्यान देना, इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। ठीक है? और जो चांदी का टंका था वो 175 ग्रेन का था। कितने का था? उसका वेट कितना? ठीक है ना? उसने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। और भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी किसको प्राप्त है? भारत में प्रथम मकबरा निर्मित कराने का श्रेय भी किसको जाता है? उसने बदायूं में हौजे शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण भी करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। उसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, इल्तुतमिश ने। ठीक है ना? अब बात करते हैं साहित्य की। किसकी? तो अगर उसके समकालीन विद्वानों की बात की जाए, किसके? तो वो थे मिनहाज उस सिराज। कौन थे? और मिनहाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी? तबकाते नासिरी। तो तबकाते नासिरी किसने लिखी है? और ये विद्वान किसके समकालीन है? इल्तुतमिश के। ठीक है ना? उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना और उसका नामकरण मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुअज्जी, मदरसा ए करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना? धार्मिक नीति की बात करें तो अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। ठीक है? जो मिनहाज उस सिराज है उनके संबंध में लिखता है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु और तथा महात्माओं या विद्वानों का सम्मान करने वाला दूसरा कोई शासक नहीं हुआ। कौन लिखता है? मिनहाज उस, जिसने पुस्तक क्या लिखी थी? तबकाते नासिरी। ध्यान दे बात को। ठीक है ना?
तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें पहला एक वंश आया है मामूलाक वंश या गुलाम वंश, जिसमें मैंने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता चुका हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे के बाद मैं इल्तुतमिश के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 तक था। उसके बाद मैं आज बात कर रहा हूँ रजिया सुल्ताना की, 1236 से 1240। तो पेपर में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कभी कभार कि रजिया का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो 1236 से। ये दिल्ली सल्तनत में पहली मुस्लिम महिला शासिका है रजिया सुल्ताना, और इसको वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में भी हम यहाँ देख सकते हैं। पहली महिला जिसने क्या किया, पर्दा प्रथा का क्या किया, अंत किया या विरोध किया। ये राज दरबार में खुले मुंह आने लगी और इसने क्या हुआ, पुरुषों की भांति चोगा, चोगा मतलब कोट, और टोपी, कुलाह कहते हैं, ये पहन के राज दरबार में आने लगी, जिससे जो तुर्की अमीर थे, अमीर मतलब अमीर वर्ग मतलब अधिकारी, उस वक्त का जो एक सामंत थे उनको अमीर वर्ग के फ्यूडल्स, राइट, उनको अमीर कहा जाता था। अमीर रिच नहीं, अमीर क्या है, एक सामंतों को कहा गया उस वक्त के। तो इससे सामंत क्या हुए, उससे चिढ़ने लग गए, जितने भी तुर्की सामंत थे वो चिढ़ने लगे। दूसरा काम रजिया ने क्या किया, इसने एक कहा जाता है, वैसे इसका प्रेमी रहा होगा या जो भी है, जमालुद्दीन याकूत, जो कि गैर तुर्की था, उसको एक पद दिया अमीर आखूर, अर्थात अश्वशाला का सरदार। तो इससे जो तुर्की अमीर थे वो और भी ज़्यादा रजिया से क्या हुआ, चिढ़ने लगे, द्वेष करने लगे। तो फिर उन्होंने रजिया को हटाकर दिल्ली सल्तनत पे किसको बैठा दिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह को। बाद में रजिया अल्तुतूनिया से शादी करके दोबारा से अपने राज्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है, परंतु 13 अक्टूबर 1240 जब कैथल जारी होती है तो इसकी कुछ डाकुओं द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। मुइजुद्दीन जो बहराम शाह था, ये इल्तुतमिश के तीसरा पुत्र था। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक बैठता है। बाद में जो बलवन है वो षड्यंत्र के माध्यम से इसको गद्दी से हटाकर नासुरुद्दीन महमूद, जिसका कि शासनकाल चलेगा 1246 से 1265 तक, उसको राजगद्दी पर बैठाता है। नासुरुद्दीन महमूद ऐसा शासक होता है जो टोपी सीकर जीवन अपना निर्वाह करता है। इससे ये अपनी पुत्री, बलवन अपनी पुत्री का विवाह भी किससे करवाता है, नासुरुद्दीन महमूद। इसके बाद 1265 से अगर 87 का समय काल देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शासक है बलवन, इसके शासनकाल के नाम से जाना जाता है। बलवन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। 1265 से 1287 का शासनकाल है। यहाँ पे गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बनेगा, और मेंस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा बलबन से प्रश्न जो आया है वो आया है इसके राजत्व का सिद्धांत एवं लौह एवं रक्त की नीति से। पीसीएस में, मेंस में भी इससे क्या क्वेश्चन आया कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत के बारे में बताइए या लौह एवं रक्त की नीति के बारे में बताइए। तो बलबन ने क्या क्या काम किया है, पहला तो इसका राजत्व सिद्धांत देख ली कि राजत्व का सिद्धांत क्या था। ये स्वयं को जिल्ले इलाही बोलता था। क्या बोलता था, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। अर्थात अगर राजा कोई है, सुल्तान है, तो उसके द्वारा दिया गए आदेश किसका आदेश होता है, स्वयं ईश्वर का आदेश होता है। और दूसरी बात, बलबन ने बोला कि सुल्तान को कैसा होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए। दूसरी इसकी जो पॉलिसी थी वो लौह एवं रक्त की नीति थी, अर्थात आप तलवार के बल पर या ताकत के बल पर विद्रोह को क्या करें, विद्रोह का दमन करें, विद्रोह का क्या करें, दमन करें। और इसने जो तुर्क चहलगानी थी या 40 तुर्कों सरदारों का गठन जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका भी दमन किसने किया, बलबन ने किया। दूसरी बात, बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज का भी क्या किया,
आरंभ किया, और क्योंकि ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता था आम लोगों के सामने। कौन? बलबन। इसलिए यह बोलता था, जो शाहनामा पुस्तक है वो किसने लिखी है? फिरदौस ने। और उसमें इसने अपने आप को क्या बताया कि मैं आफरासियाब वंश का हूं, मतलब मैं बहुत ही उच्च कुल का हूं। किसका हूं? और ये बोलता था, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर में बिजली कौंध जाती है और मेरा मन करता है कि तलवार से उसकी गर्दन काट दूं। तो कहीं ना कहीं ये प्रजा पे क्या बनाता था? दबाव बनाता, ताकि इसकी शासन सत्ता निर्विरोध चले। और सबसे खास बात अगर बलबन की देखें तो सैन्य विभाग की स्थापना करी। क्या? तो अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है, तो और इसकी स्थापना किसने की? बलबन ने। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में जो अंतिम शासक था कैयूमर्स, 1290 में इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी, और यहां से किस वंश की स्थापना हो जाएगी?